कैसे हैं आप लोग? पहचानते हैं हमको? कौन हूँ मैं? क्या करता हूँ? ट्रैफिक नियंत्रण आपके सिकंदरपुर में। सब इंस्पेक्टर। तो आइए आपके बीच हूँ, शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रैफिक के बारे में बताऊँ। ट्रैफिक, व्हाट इज ट्रैफिक? यातायात किसे कहते हैं? मोबाइल डाउन बेटा, मोबाइल डाउन। सुनिए कान खोल के, लाइफ सेवर चीज़ें बताएंगे, मोबाइल के चक्कर में कुछ भी नहीं जान पाओगे। ट्रैफिक इंग्लिश में, हिंदी में यातायात। रोड पर जो संचलन होता है, मानव संचलन, यांत्रिक संचलन, उसे यातायात कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की जो कवायद होती है रोड पे, व्हीकल द्वारा, पैदल, जिन भी साधनों से, उसे ट्रैफिक कहते हैं, यातायात कहते हैं। और अब चूँकि हर जगह रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं, आपके घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आप रोड पे भी जब चलोगे तो वहाँ रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, नहीं तो परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं होंगी। तो वहाँ रेगुलेशन सिखाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम लोगों की आवश्यकता पड़ती है। गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं ताकि आपको रूल्स बता सकें, आप रूल्स को फॉलो करो, खुद के बारे में जानो, अपने व्हीकल के बारे में जानो, और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि दुर्घटनाओं को रोकना, किसी भी कारण से रोड पे दुर्घटनाएं ना हो। आप सभी नौजवान हो, अभी तक हम इंटर कॉलेज में गए हैं, जूनियर हाई स्कूल में भी गए हैं, छोटे बच्चों के बीच में। लेकिन मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि सभी आप बालिग हो, 18+ हो। किसके किसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? इतने में एक के पास है। ये बहुत ही खेद का विषय है। सभी 18+ हो तो सबके पास होना चाहिए। सभी बाइक चलाते हो, एक के पास क्यों है? सब लोग अप्लाई करो। जैसे आधार सबके पास है, कोई ऐसा है जिसके पास आधार नहीं है? क्यों आधार बनवा लिए? क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। हर जगह अप्लाई करोगे। पैन कार्ड भी होगा लगभग लोगों के पास, उसकी भी ज़रूरत है, अकाउंट से लेके हर जगह। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ड्राइविंग लाइसेंस की आपको आवश्यकता है? व्हीकल पे जब बैठते हो ना, तो व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, और व्हीकल का संबंध दुर्घटनाओं से भी होता है, आपके दुर्भाग्य से भी होता है। और उस परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी का एक पैसे क्लेम आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो इम्पोर्टेंस जानिए कि किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है अगर उसका ड्राइवर विदाउट डीएल चला रहा हो उसे। यानी आपने जितने प्रीमियम भरे, जितने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए, सब वेस्ट। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले बनवाओ। बहुत ही आवश्यक चीज़ है, बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन अप्लाई कर दो, एक फिक्स डेट मिल जाएगा। आजकल कंप्यूटर और माउस से कोई अछूता नहीं है। 15 क्वेश्चन आते हैं 30-30 सेकंड के, 9 क्वेश्चन हल कर दोगे, मिल जाएगा। तो प्रॉमिस कि अप्लाई करोगे? कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि हिंदुस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे देशों में मान्य भी है, वहाँ भी गाड़ी चला सकते हो।
सारे देशों में नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों में है। यूरोपीय कंट्रियों में कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, आप लेफ़्ट चलते हो राइट चलते हैं, तो वहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन आईडी है। पूरे इंडिया में कहीं भी अप्लाई करोगे तो आप फॉर्म अप्लाई करते हो, एक लाइन से आईडी भरने के लिए होता है ना, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्रम से होता है ना 8-10 आईडी, तो उतना ही इम्पोर्टेंस इसका है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, ठीक है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन मत चलाइए, बहुत डेंजर है। और उस भयावह स्थिति से आपको परिचय करा दें, क्योंकि जब तक आप पिक्चर नहीं देखोगे आपकी समझ में आएगा कम। पूरे वर्ल्ड में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ऑन रोड, 11% इंडिया भागीदार है। हमारा भारतवर्ष अकेले 11% का हिस्सेदारी है, और उस 11% में समथिंग 70% ओवर स्पीडिंग के कारण होता है। स्पीड लिमिट से चलते नहीं हो, ओवर स्पीड के कारण होता है, जिसमें मौतें होती हैं, अंग भंग होते हैं, लोग दिव्यांग बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप फिट फाट हो तो फिट फाट रहो, दिव्यांगजन बनने की तरफ न जाओ। बहुत अभी तो हाथ पैर सही है, सारे काम आसानी से कर लेते हो। कल्पना करो कि मेरा कोई एक अंग नहीं होगा तो फिर उस अंग का जो है रिकवरी मैं किधर से करूँगा। जब इमेजिनेशन करोगे ना किसी चीज़ की, तो तुम्हें उधर जाना है कि नहीं जाना है, आंसर मिल जाएगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जो एक्सीडेंट होते हैं हमारे यहाँ, उसमें से 46% से ऊपर एक्सीडेंट वहाँ होते हैं जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती है, खुले स्थानों पे होती है ना। भीड़ भाड़ में एक्सीडेंट तो देखते हो, लेकिन खुले स्थानों पे होती है। ये दर्शाता है कि आप राइडिंग मनमानी तरीके से करते हो। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वाहन नहीं चलाना, और वाहन जब चलाना तो लिमिट स्पीड से चलाना, कभी स्टंट करने की कोशिश न करना, जैसा रोड पर दिखने को मिलता है। जिग जैग चलते हैं, आजकल एक बहुत चलन है रील, बाइक पे एक हैंडल पकड़े हो, इधर ताक रहे हो, रील गए काम से। रील बनाना है बढ़िया, फूल के बागीचे में चले जाओ, पैदल बनाओ, बनाओ, कौन मना करता है, लेकिन खतरनाक तरीके से मत बनाओ। और अपने देश में हर 1 घंटे में लगभग 18 एक्सीडेंट होते हैं, सब आंकड़े हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यूथ की होती है, युवा की होती है, मौतें भी युवा की ही होती हैं। जानते हो, एक यूथ रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो किसका नुकसान होता है? केवल तुम्हारे घर का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। वो यूथ कहाँ जाएगा, देश के लिए क्या अचीवमेंट करेगा, ये तो फ्यूचर है ना, भविष्य में किसी को पता नहीं। एक ही क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ से कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, और उनके सबके योगदान से आपका देश डेवलप करता है। और ये कौन करता है? यूथ करता है। तो यूथ जो है किसी भी देश की पावर होता है, और यूथ अगर सही दिशा में है तो देश आगे बढ़ता है। अगर यूथ भटक जाता है तो फिर देश दिक्कत में आ जाता है। तो आप केवल जो है अपने घर के लाडले नहीं हो, देश के लाडले हो, और अपना आप दायित्व तो समझिए और अपना फ्यूचर देखिए। अगर फ्यूचर सेटल हो गया
तो पूरी लाइफ इंजॉयमेंट के लिए पड़ी हुई है, करिए। बाइक तो सब चलाते हो ना, ईमानदारी से बताओ, सब चलाते हो? प्रॉपर हेलमेट लगा के कितने लोग चलाते हो, ये भी ईमानदारी से बताओ। एक भी नहीं चलाते हो, ये परसेंटेज है, तुम्हारे सामने ही है। यही हमारा इंडिया, यही हमारा बलिया, यही सिकंदरपुर, सब कुछ यही है। क्या भरोसा है कि रोज घर वापस चले जाओगे? बिना हेलमेट के तो नहीं भरोसा है। बिना हेलमेट के बाइकर 50% डेड होता है। कभी सोचा करो कि क्यों कहा जाता है हेलमेट लगाने के लिए? क्यों नहीं कहा जाता है कि सिंक गार्ड लगा लो, एल्बो लगा लो, कमर में लगा लो? क्यों कहा जाता है कि हेलमेट लगाओ, सिर पे लगाओ? बताओ, कोई बताओ क्यों कहा जाता है आंसर किसी के पास? पढ़े लिखे हो, कुछ तो बताओ। क्योंकि, हाँ बोलो। सारा शरीर का नियंत्रण ऊपर है, तो कंट्रोल रूम को सही करने के लिए। तो तुम अपने कंट्रोल रूम से रिस्क क्यों लेते हो? कंट्रोल रूम सही है, तुम्हारी बॉडी सही काम करेगी। सही कहा है, टेक्निकल भाषा में बताया है, इंस्टीट्यूट टेक्निकल है तो टेक्निकल ही बताएगा। मतलब वही है कि हेड इंजरी अगर हो गई आपकी और बहुत भयानक वाली हो गई, अगर ऑन स्पॉट आप डेड नहीं भी हुए तो आप सही सलामत ठीक हो जाओगे, इसकी गारंटी कोई डॉक्टर लेता नहीं है। हेड इंजरी के केस में ऐसा होता है। हमारे भाई साहब भी हेड इंजरी हुआ था, दूसरे कारण से हुआ था, गिरने से हुआ था, थ्रोम्बोसिस हो गया था। पीजीआई में मैं उनके साथ थे, तो डॉक्टर ने जानते हैं क्या कहा था? ऐसे केसों में 5% लोग बचते हैं और उन 5% में से 2% ही एकदम ठीक हो पाते हैं और बाकी 3% जो है कोई न कोई अंग उनका जवाब दे जाता है। और आज भी कोई गारंटी से डॉक्टर नहीं कह सकता, अगर बढ़िया तरीके से हेड इंजरी हो गई है तो ये नहीं कह सकता कि आपको मैं पहले जैसे कर दूंगा। हो जाओगे, वो सफल हो गया तो अच्छी बात है, वरना वो पहले भविष्यवाणी करके नहीं देता है। क्योंकि बाइक है, 2 पहिए का वाहन है और 2 पहिए का वाहन बिना स्टैंड के भी नहीं खड़ा हो सकता। कोई उसमें बैलेंस है नहीं। और 4 व्हील जो होता है उसमें 4 चक्के होते हैं, उसका मतलब कि वो अपने आप में बैलेंस है। फिर 4 चक्का है, उसके अंदर केबिन है तो उसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी है, एयरबैग्स हैं, सीट बेल्ट हैं, उसके जो है शीशे पे वाइपर भी लगा हुआ है, कुछ भी कोहरा हो, पानी हो, साफ कर देता है। आप तो बाइक पे चलोगे, हेलमेट भी लगा लिए तो भी शील्ड पर इस समय कोहरे में क्या है, शील्ड जो है थोड़ी देर बाद जो है धुंधला होने लगता है, तो निकाल के कपड़ा पोंछते हो, तो कहते हो उतार ले, नंगी आंख से देखें। तो ये कोहरे का सीजन चल रहा है, विजिबिलिटी बहुत डाउन है। तो आप लोग अगर बाइक चलाते हो तो स्पीड प्यारे इतना कम कर लो कि अगर हमें तुरंत मोड़ना पड़े, तुरंत ब्रेक लगाना पड़े तो 2 से 5 मीटर में ये काम कर लो, क्योंकि कोहरे में आपको 10-15 मीटर का हमेशा डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो अगर आप 40-50 पे चलोगे तो एक्सीडेंट बहुत पॉसिबल है, क्योंकि सामने वाला भी नहीं देख रहा है, आप भी नहीं देख पा रहे हो। जब 50 मीटर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, 25 मीटर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप क्यों चलोगे 40-50? कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। कोहरे में एक और चीज़ होता है
कि आपको किनारे नहीं दिखाई देते रोड के। तो अमूमन जो सवार होता है वो रोड के बीच में आ जाता है और उधर वाले को भी किनारे नहीं दिखाई देते। जब अच्छा कोहरा होता है ना तो कोहरे में रोड के किनारे नहीं दिखाई देते। तो आप लोग देखे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा रोडों पर सफ़ेद पट्टियाँ पड़ रही हैं और स्टड लगाए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टिव स्टड, ताकि वो आपकी लाइट से चमकता रहे, आपको रोड के किनारे को दिखाता रहे कि इसके इधर न जाओ। उसका उद्देश्य यही है। वरना अक्सर लोग कोहरे में चलते चलते बिना किसी एक्सीडेंट के गड्ढे में चले जाते थे, दिखाई नहीं दे रहा। उसी क्रम में हम ये रिफ्लेक्टिव टेप लगाते हैं। ये कोहरे का विजन है। नंगी आंखों से आपको दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है कि इस पर जब लाइट पड़ती है तो कई गुना रिफ्लेक्ट होकर के सामने वाले के आँखों में दिख जाता है। तो उसे इतना आभास हो जाता है कि कोई मेरे आगे है। इसका यही वर्क है। तो जब उसे इतना आभास हो गया कि मेरे आगे कोई है तो वो स्पीड डाउन कर लेगा और फिर ये देखने की कोशिश करेगा कि कौन है और आपको बचा देगा। तो सब लोग अपने बाइकों पर, फोर व्हीलर्स पे, ट्रैक्टर पे, ट्राली पे, हम तो बाइक पे फ्री लगाते हैं। चौराहे पे आइएगा बाइक लेकर के, लगा देंगे। लेकिन अन्य बड़े वाहनों में लेंथ बहुत ज़्यादा लगती है और ये महंगा भी है, तो उतना मैं नहीं अफोर्ड करता हूँ। इसलिए बाइक को ही मैंने टारगेट किया है कि बाइकर्स को ये सुविधा दे दूँ और बाकी को बताता हूँ कि अपने वाहनों पर लगा लीजिए, बड़े वाहनों पे। और इसका फ़ाइन बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक में इसका फ़ाइन सबसे हाईएस्ट है। इतना फ़ाइन किसी का नहीं है। हेलमेट का 1000, ट्रिपल राइडिंग कर रहे हो 1000 और प्लस हो जाएगा। इंश्योरेंस नहीं है वाहन का 2000, वाहन का फिटनेस नहीं है 5000, व्यवसायिक वाहन है, परमिट नहीं है 5000, लेकिन इसका पेनाल्टी 10,000 रुपये है। सोचो इतनी छोटी सी चीज़ का पेनाल्टी 10,000 क्यों रखा गया है। तो जो रिसर्च किए हैं इसका और जिस लेवल पे इसको मान्यता मिली है वहाँ ये सामने आया होगा कि ये जीवन रक्षक है और इसको लगाने से बहुत सारे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। तो इसका पेनाल्टी इतना हाईएस्ट रखा गया है कि लोग डर से इसको लगवा लें, पेनाल्टी के डर से लगवा लें। तो इसको सबके वाहन पे होना ही चाहिए, खास करके जाड़ों में इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिनके भी वाहन होंगे, बाइक होगा तो आना हम लगा देंगे और बड़ी गाड़ियां होंगी तो आप लोग स्वतः लगवा लीजिएगा, लगवा ज़रूर लीजिएगा जिनके पास भी होगा। चलिए इसी क्रम में और आगे आते हैं। वाहन का इंश्योरेंस। वाहन का इंश्योरेंस हर साल कराना चाहिए, बहुत आवश्यक चीज़ है। वही चीज़ें एक दूसरे की पूरक है, डीएल और इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराए रहोगे, डीएल भी रहेगा तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आफ्टर एक्सीडेंट। तो इंश्योरेंस अवश्य कराएं जो भी वाहन आपके पास है। और इंश्योरेंस के बारे में बड़ी महीन सी चीज़ है, जो लोग नहीं करवाते हैं, एजेंट को पैसे दे देते हैं, एजेंट ले आके कॉपी दे देता है, उसको फाइल कर लेते हो, आपको पता ही नहीं कि वो इंश्योरेंस किस लेवल का हुआ है। तो खास करके बाइक पे बता देता हूँ, बाकी पे तो जितने सीट में आपकी पास रहती है गाड़ी उतने सीट का हो जाता है, लेकिन बाइक में ये ज़्यादा जो एजेंट होते हैं वो गड़बड़ करते हैं, आपसे डिटेल भी नहीं बताते कि क्या क्या करवाना चाहते हो, अपने आप से वो करवा देते हैं। और करवाते क्या है, थर्ड पार्टी एक्सीडेंट क्लेम का जो है करवा के और आपको पकड़ा देते हैं। सस्ते में हो जाता है, 200-400 रुपये कम लगता है, लेकिन 200-400 रुपये कम के चक्कर में जानते हो क्या क्या छूट जाता है। ओनर का छूट जाता है जो गाड़ी चला रहा है वो, और पिलियंस का छूट जाता है जो आपके पीछे एक सवारी बैठती है उसको छोड़ देते हैं। तो कभी भी इंश्योरेंस कराना
खास करके बाइक का ही मैं बता रहा हूँ, तो 3 चीज़ें उसमें देखना और उसको बता भी देना कि हमको तीनों क्लेम चाहिए, ऑनर का, पिलियन का और थर्ड पार्टी। बाकी आप बाइक डैमेज का कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते, ये आपके ऊपर है। कराओगे तो कुछ और अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन 3 का अवश्य होना चाहिए, ठीक है। ऑनर का, आपके पीछे बैठी सवारी पिलियंस कहते हैं उसको, और जो आपके वाहन से एक्सीडेंट होगा जिसका, वो थर्ड पार्टी कहते हैं। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तब आप कंप्लीट इंश्योरेंस लिए हो। अब कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको बता दें। रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड का नाम सुने हो? रॉन्ग साइड किसे कहते हैं बताओ जरा। अरे बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग। बच्चों के स्कूल में जाते हैं ना, बोले समझ आता है बच्चे, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? रॉन्ग साइड नहीं जानते? क्या हुआ? कौन तुम्हारा है कौन दूसरे का है? आने वाले रास्ते पे जाना नहीं है, जाने वाले रास्ते से आना नहीं है, ये रॉन्ग साइड है। जिधर से आना है उधर से आना है, जिधर जाना है उधर जाना है। अगर उसमें आप वायलेशन करते हो तो वो रॉन्ग साइड होता है। अब ये छोटी जगह है, बलिया में कहीं डिवाइडर्स नहीं है, वरना डिवाइडर होता है तो प्रॉपर आदमी एक तरफ से आता है एक तरफ से जाता है। लेकिन डिवाइडर्स के होते हुए भी एक्सीडेंट होते हैं, लोग रॉन्ग साइड जाते हैं। जानते हो कैसे? डिवाइडर तो सर्वे होकर के बनता है कि कहाँ से कट देना है हमको। अब पता चला कि एक कट 500 मीटर पे है, दूसरा कट जो है 500 मीटर पीछे है, उसी बीच तुम्हारे गली है तुम्हारे घर की, बस 500 मीटर पीछे से ही रॉन्ग साइड हो गए कि अपनी गली में घुस जाएंगे आसानी से, वो भी रॉन्ग साइड है। इसमें भी एक्सीडेंट होते हैं। आपको ओवर स्पीडिंग बताया, कभी नहीं करना है। बाइक पे ट्रिपल राइडिंग मत करो। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ बहुत देखने को मिलती हैं। हम गोरखपुर के हैं, वहाँ ट्रिपल राइडिंग दिन में एक आधे दिख गए, बहुत कम दिखते हैं। यहाँ ट्रिपल राइडिंग 80% दिखते हैं। जैसे बाइक कंपनी ने 3 के लिए बना के भेजा हो। बाइक 2 ही सीट के लिए बाइक कंपनी बनाती है, तो 3 क्यों बैठते हो? मजबूरी में कभी गए, कोई बीमार है उसे ले जाना है, सपोर्ट में एक आदमी पीछे ले लिए, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन 3 जो है नौजवान बैठे हो, 3 प्रौढ़ बैठे हैं, एक जेंट्स, 2 लेडीज, और लेडीज अगर साइड में पैर करके 2 बैठ रही हैं तो सोचो कितनी जगह चाहिए। तो क्यों मना किया जाता है कि ट्रिपल राइडिंग नहीं करोगे? बताओ, कोई जानता है? बताओ ना, बोलो फटाफट। ट्रिपल राइडिंग इसलिए मना किया जाता है कि जब 3 बैठोगे तो ड्राइवर को पूरी जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए। अब बाइक कंपनी ने तो तुम्हारा गियर, तुम्हारा ब्रेक फिक्स कर दिया है, एडजस्टेबल तो है नहीं कि अगर 3 बैठा लो हम आगे हो जाएं तो थोड़ा गियर को आगे घसका लें, तो तुम ही आगे जाओगे टंकी पर, और बाकी जो कंफर्ट तुमको मिलना चाहिए गियर और ब्रेक के लिए, वो कंफर्ट तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। और मौके पर जहाँ ब्रेक मारना चाहिए वहाँ ब्रेक नहीं लगेगा, जहाँ गियर डाउन करना है वहाँ गियर नहीं डाउन होगा, नतीजा एक्सीडेंट। इसलिए मना किया जाता है ट्रिपल राइडिंग के लिए कि ड्राइवर को पूरा स्पेस चाहिए सीट पे। और ये हर गाड़ी में है। ऑटो में है तो ऑटो में ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन ड्राइवर एक इधर बैठाएगा 2 इधर बैठाएगा, उसको भी सीट नहीं मिलती है, तो उसका तो चालान हम लोग करते हैं बराबर। ओवर स्पीडिंग एक और वजह से नहीं करना चाहिए। सड़क का भूत देखा है किसी ने?
सड़क का भूत 24 घंटे दिखाई देता है। भूत मतलब क्या होता है? भूत मतलब होता है एक, आप लोग भूत प्रेत इसे समझते हो, तो भूत होता है जो अचानक प्रकट हो जाए। ठीक है, आप जा रहे हो रोड पे और अचानक से जो है खेत में से एक सियार निकल करके तुम्हारे गाड़ी के आगे से भागेगा, वो भूत है। जिसकी कल्पना तुमने नहीं किया था वो अचानक से तुम्हारे सामने आ जाए, वही भूत है। तो वहाँ तुम्हारी स्पीड जो है अगर लिमिट में नहीं हो तो कंट्रोल नहीं करोगे, उसका तो कुछ नहीं होगा, अपनी स्पीड से निकल जाएगा और तुम उसके चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। इसलिए लिमिट स्पीड हमेशा रखना चाहिए। उसके बाद आता है जो जो एक्सीडेंट के कारक हैं, मैं वो बताता जा रहा हूँ आपको। ओवरटेकिंग तो जानते हो ना, सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करके उससे आगे निकलने की प्रक्रिया। ओवरटेकिंग का एक प्रोसेस है कि सामने वाली गाड़ी जब तक जगह न दे आप ओवरटेक ना करो। अगर उसके जगह दिए बिना आप ओवरटेक करते हो तो कोई भरोसा नहीं कि आप दाहिने गड्ढे में जाओगे या सामने किसी गाड़ी से लड़ जाओगे, क्योंकि गाड़ी तो दोनों तरफ से आ रही है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, ये भी जा रही है। अब आपने देखा दाहिने से कि स्पेस काफ़ी है, ओवरटेक कर लेंगे, निकल जाएंगे अपनी साइड। लेकिन अगर चंद सेकंड तुम्हारे ओवरटेक में देर हुआ तो वो जो गाड़ी है उसकी स्पीड का तुम्हें अनुमान नहीं है, वो इतने करीब आ जाएगी कि सीधा उससे आप भिड़ जाओगे। तो ओवरटेक अभी करें जब सामने वाली गाड़ी आपको रास्ता दे। अभी यहाँ से आप जब जाओगे, कितने लोग यहाँ से लखनऊ गोरखपुर गए हो, महानगरों में बनारस इलाहाबाद गए हो? नहीं गए हो? तो ऐसा ही ट्रैफिक मिलता है वहाँ, ऐसे ही रोड मिलते हैं? क्या चेंज मिलता है? और कुछ दिखा रोड पे, चौराहों पे क्या दिखा? ट्रैफिक लाइट मिला होगा, रोड साइंस मिले होंगे, रोड साइन मिले? रोड साइन चौराहे पे देखे हो कभी? बताओ कोई रोड साइन बताओ, नाम बताओ, जानते हो? यहाँ पे पेन दीजिए, 10 सेकंड में इनको समझा दें। मार्कर मैनुअली कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ जो है टेक्निकल हो रहा है ना। अब चालान भी टेक्निकल हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा। चौराहे पे ITMS कैमरे लगे हैं, ड्रोन ऊपर उड़ रहे हैं, कैमरे लेके वहाँ से चालान हो रहा है ना। तो बहुत ट्रैफिक के प्रति गवर्नमेंट सचेत है, आपका नुकसान करने के लिए नहीं, आपके अंदर ट्रैफिक का भय पैदा करने के लिए कि आप अगर चाहे जागरूक होकर के सीख लो या डर से सीख लो, जैसे भी सीखोगे वो आपके लिए ही हितकर है, वो आपको ही फायदा पहुंचाने वाला है। क्योंकि जो लाखों लोग मर रहे हैं हर साल बिना मतलब के रोड एक्सीडेंट में, वो कम हो जाएगा। आपको मैं चौराहा दिखाता हूं। ये चौराहा है ना, यहाँ बीच में भी एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं आइलैंड। जब कभी लाइट ख़राब हो जाती है या बहुत जगह लाइटें नहीं होती हैं तो यहाँ पर जो है एक ट्रैफिक का सिपाही खड़ा हो करके
आपको संकेत देता है, ठीक है। देखा है ना? तो इसको कहते हैं आइलैंड। ये एरिया, इस एरिया को कहते हैं रिफ्यूजेज एरिया। अब इसको क्या कहते हैं, कोई बताओ? बोलो, जोर से बोलो, आता है तो। जेब्रा क्रॉसिंग, सही है। इसके पीछे एक ये लाइन होती है 2 पट्टियों की, इसको कोई जानता है? ये जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, ये स्टॉप लाइन है, ठीक है। और ये क्या है? स्लो लाइन है। यहाँ आपको सिग्नल मिलेंगे चौराहे पे हर तरफ। यहाँ एक पोल होता है और यहाँ आपको सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, सारे तरफ। ऊपर कौन सा होता है? कौन सी लाइट ऊपर होती है? बोलो। बीच में, नीचे ग्रीन होता है। यही है ना तुम्हारा चौराहा? 4 रास्ते जाते हैं चौराहा है, कहीं कहीं 5 भी जाते हैं, कहीं कहीं 6 भी जाते हैं, ठीक है। ये रेड का तो मतलब सभी जानते हो क्या है? रेड जो होता है वो खतरे का संकेत होता है, और उसका मतलब है कि जहां भी रोकना होता है, चाहे वो तो बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर के पास जाओ, चाहे कहीं जाओ, रेड से ही बना रहता है। रेड का मतलब होता है रुक जाओ, स्टॉप। बीच में येलो होता है। येलो का मतलब बताओ कोई लोग? तैयार होने का। और कोई मतलब? देखो, ये रेड और ग्रीन तो एक एक बार आता है, इस सब में टाइमर होता है। अब ये 4 रोड है ना, ये चारों के टाइम अलग हो सकते हैं। इसका 90 सेकंड हो सकता है, इसका 60 सेकंड हो सकता है, इसका 45 सेकंड हो सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ये रोड तो बराबर है, इसका टाइम अलग, इसका टाइम अलग, इसका टाइम अलग, क्यों? वो इसलिए कि ये डिपेंड करता है कि इस रोड पे कितना ट्रैफिक है। वो आकलन हो जाता है पर डे के रूटीन वर्क को देख करके। अगर स्कूल कॉलेज ज़्यादा है, मार्केट है, तो इसके सिग्नल्स के टाइम अधिक होते हैं। रेड का भी हो सकता है, ग्रीन का भी हो सकता है कि ज़्यादा समय दिया जाए। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे जो है 15 लोग हैं, यहाँ पे 25 लोग हैं, और यहाँ पे 90 लोग हैं। अब ये 15 सेकंड में तो जो है पूरे के लोग, यहाँ तक जो भीड़ भरी है वो नहीं निकल पाएंगे ना। तो ये प्रतिदिन की बात है, तो यहाँ पर जो है ग्रीन के लिए 90 सेकंड दे दिए गए और रेड के लिए यहाँ 60 सेकंड दे दिए गए। दोनों में अंतर हो सकता है। और यहाँ पर कुछ खास नहीं है, 2-4 ऑफिस है, फिर आगे खाली रोड है, तो वहाँ पर टाइमर में कम समय दे दिया गया कि यहाँ भीड़ कम है, जल्दी लोग निकल जाएंगे। यानी मतलब ये होता है कि यातायात को ऐसे नियंत्रित किया जाए कि एक तरफ की, एक रोड की पब्लिक वो अपने आप को परेशान न महसूस करे, और ये कोशिश हो कि जितनी पब्लिक रेड सिग्नल होने पर रुकी है, ग्रीन पर वो सारी पब्लिक निकल जाए। क्योंकि अगर रेड हुआ है और रुके हो, आधे लोग निकल गए, आधे जो रुके रहेंगे तो फिर से एक प्रक्रिया का इंतज़ार करेंगे दोबारा ग्रीन होने का। तो इसलिए टाइमर में टाइम चेंज होता है। येलो पर आते हैं। येलो 2 बार आता है, रेड और ग्रीन एक एक बार आता है। येलो 2 बार आता है, और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जो रेड से पहले
और ग्रीन के बाद आता है उसका मतलब अलग है। ग्रीन के बाद आता है येलो तो ये संकेत है कि आप स्लो लाइन पर स्लो होके स्टॉप लाइन पे रुक जाओ, इसके बाद रेड आने वाला है ना, वो तैयारी करनी है। रेड आने का संकेत देता है कि ग्रीन खत्म हो गया, अब येलो हो गया, अब इसके बाद रेड आएगा। ये इतना मौका दिया जाता है कि जो ट्रैफिक चौराहे पर है वो अपने गंतव्य को पहुंच जाए और जो ट्रैफिक चौराहे से पीछे है वो आके रुक जाए। और उसके उलट आप दूसरा जो बताए वो सही है तैयारी का, है ना, रेड के बाद और ग्रीन से पहले, कि अब रेड के बाद येलो हो गया, आप तैयार हो जाओ और इग्निशन में चाबी डाल लो, हेलमेट उतारे। हेलमेट तो चौराहे पे उतारना नहीं चाहिए, कुछ लोग उतार लेते हैं, थोड़ा गर्मियों में उनको गर्म लगता है उतार लेते हैं। अगर उतना समय है उतारने के, उतारे हैं तो फिर आपको प्रॉपर लगा करके येलो पीरियड में ही ओके हो जाना है ताकि ग्रीन होते ही आगे बढ़ जाओ। समझ में आया लाइट? येलो 2 बार आता है। अब इसके बाद से रोड साइन, दाहिने मुड़ने का संकेत, बाएं मुड़ने का संकेत, स्टॉप का संकेत, पार्किंग के लिए अलग अलग पार्किंग, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, इस सब के आपको शहरों में मिलेंगे। और ख़ास करके जहाँ पार्किंग, नो पार्किंग लिखा हो वहाँ पार्क मत कीजिए, आपकी गाड़ी उठ के चली जाएगी। आप घंटों परेशान रहोगे, ढूंढोगे कि किस यार्ड में गई है, फिर पूछोगे वहाँ ट्रैफिक वाले से तो वो बताएगा कि फलाने वार्ड में गई है। अब वहाँ चक्कर मारोगे, जितना गाड़ी का आपके नो पार्किंग का फाइन है उससे ज़्यादा गाड़ी को टो करने का फाइन है। दोनों जोड़ करके क्रेन का पैसा भी लिया जाता है ढुलाई का। 500 रुपया यदि नो पार्किंग का है तो मान के चलो 600 रुपया जो है आपका ढुलाई होगा। तो जहाँ 500 का यहाँ हम लोग करते हैं चालान, वहाँ आपको टो हो जाएगी गाड़ी तो 1100 रुपये देने पड़ेंगे, उससे ऊपर भी हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें, सारी कवायद इसलिए बनी है, ये सारे जो है चालान इसलिए बने हैं कि आप ट्रैफिक के प्रति अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं, ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें और आपका जीवन बचे और आपके पैसे बचे। फाइन होता है तो पैसे जाते हैं। 1000 का हेलमेट नहीं लगाते हो, 1000 का फाइन झेल लेते हो, तो हेलमेट लगाओ ना, जीवन भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग टेक्निकल से जुड़े हो तो जल्दी समझ जाओगे। मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जो आजकल सबसे उपयोगी चीज़ है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया, ठीक है, और तुम्हें भूख भी लगी है और तुम्हारे जेब में 50 रुपए हैं, क्या करोगे? ईमानदारी से बताओ। खाओगे? मुझे तो नहीं लगता है खाओगे। पानी पी लोगे, रिचार्ज कराओगे, सही है ना सर? कहोगे यार भूख से मर थोड़े जाएंगे, लेकिन अब फोनवा 80% नहीं खाओगे, हम जानते हैं ना, रिचार्ज कराओगे, इतना आवश्यक है। लेकिन जो वो वहाँ रिचार्ज कराओगे वो काहे लिए कराओगे मालूम है? वो एजुकेशन में इस्तेमाल करने के लिए नहीं कराओगे, मौज मस्ती के लिए कराओगे। मोबाइल का यूज अपने एजुकेशन के लिए करिए, ज्ञानवर्धन के लिए करिए। और अच्छे से आपको मालूम है, टेक्निकल में आ गए हो कि इसकी चीटिंग कितनी महंगी पड़ती है। जो आईडी आप गलत बना लेते हो, चीटिंग करना चाहते हो, तो मालूम है ना मोबाइल में आईपी एड्रेस है, और आईपी एड्रेस से लोकेट करना कितना आसान है साइबर सेल के लिए। किसी कोने में हो, कहीं से भी आप किसी भी आईडी से काम कर रहे हो, आपका आईपी एड्रेस इसीलिए दिया जाता है मोबाइल में कि आपको ट्रैक किया जा सके, क्राइम को रोका जा सके। तो मोबाइल का यूज हमेशा
उपयोगिता के लिए करिए, अपने लाभ के लिए करिए, क्योंकि आजकल अगर आप दुरुपयोग करोगे ना तो आपके अकाउंट से पैसे भी निकल जाते हैं और नए नए तरीके से निकल रहे हैं। जितना आप नहीं सोचोगे, पिछली बार जो दूसरा स्कैम हुआ इस बार किसी दूसरे लेवल का होगा। और दूसरी चीज़, अपना मोबाइल खुद यूज करो, किसी और को यूज करने के लिए ना दो। अगर सेफ रहना चाहते हो तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, अननेसेसरी किसी न किसी क्राइम में फंस जाओगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी यदि अपनी मोबाइल दूसरे को यूज करने के लिए तुमने दिया तो। कोई कितना भी खास हो, ले आओ थोड़े फोनवा से कॉल करे बा, कह दो हमारे फ़ोन में रिचार्ज नहीं बा, मत करने दो। वो कॉल कहाँ कर रहा है ये तुम्हें पता है? ऐसे बहुत से हुए हैं, टेररिज्म के केस हुए हैं। मोबाइल को जैसे अपनी बॉडी को सेफ रखते हो वैसे सेफ रखो, और हमेशा मोबाइल का पासवर्ड जितना स्ट्रांग लगा सकते हो उतना स्ट्रांग बनाओ, इजी मत बनाओ। गूगल का पासवर्ड जितना स्ट्रांग कर सकते हो उतना स्ट्रांग करो, क्योंकि एक ऑप्शन आता है जब आप लोग पासवर्ड बनाते हो, गूगल खुद पूछता है सेव के लिए, वो ऑप्शन मत दबाओ। सेव हो गया ना तो आपकी मोबाइल से कोई भी आपका पासवर्ड निकाल लेगा। बहुत आसान है। अगर आपने सेव किया हो, लाइए हम आपका पासवर्ड निकाल दें। तो जब भी पासवर्ड बनाओ, गूगल सेव का ऑप्शन देता है, उसको इग्नोर करो, तब वो आपके पास रह जाएगा। ये चीज़ें हैं, मोबाइल की टेक्नोलॉजी को आपको समझना होगा अगर इन फ्यूचर आपको सेफ रहना है तो। और बाइक पर, वाहन पर मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि बाइक चलाते समय, वाहन चलाते समय जब आप ड्राइविंग सीट पे हो तो आपका फोकस सामने होना चाहिए, और फोकस आँख के साथ आपका दिमाग भी मौके पर होना चाहिए। और अगर बात करोगे, ईयरफोन लगा के गाना सुनोगे, तो आपकी आँख तो मौके पर है, आपका दिमाग नहीं है ना? तुम्हारा दिमाग गाने के साथ डांस कर रहा है, बात कर रहे हो तो वहाँ अटका हुआ है दिमाग। तो जब तक आँख और दिमाग का बराबर तालमेल ना हो तो आँख भी सही काम नहीं करती है। एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, इसलिए बहुत सख्ती से मना है कि मोबाइल या मोबाइल का कोई डिवाइस वाहन चलाते समय यूज ना करें। ठीक है? कारों में आजकल इसी को लेकर के, वो कारों में ऑटोमेटिक आ गए हैं बेटी, लोग कार चलाते रहते हैं, आवाज़ सुनते रहते हैं। तो कार का मैटर दूसरा है, लेकिन बाइक के लिए ये चीज़ नहीं चलेगा। तो मोबाइल का यूज आप लोगों को पता हो गया। मोबाइल सबसे फेवरेट है ना, तो उतना ही इसको संभाल के। अगर नशा करते हो प्यारे, आए यहाँ एक चलन है नशे का, हम तो रोड पे देखते हैं, मत करो। नशा करते हो मत करो। नशा करके वाहन चलाना तो वेरी डेंजरस, खुद के लिए है और दूसरों के लिए खतरा हो। तुम रोड पर चलोगे, दूसरों को जिसकी गलती नहीं है उसके लिए भी खतरा पैदा करोगे। और बाइक चलाते समय जूते पहनो, कोशिश करो कि चप्पल पहन के बाइक न चलाओ। जूता इसलिए कहा जाता है ना कि जूते में आपका पैर, अभी जाड़ा है, जूता पहने रहोगे पैर गर्म रहेगा। जब पैर गर्म रहेगा तो आपका ब्रेक पे सही काम करेगा, आपके गियर पे सही काम करेगा। अभी चप्पल पहन के जाओ, पैर फ्रीज हो जाएगा, ब्रेक ही नहीं लगेगा तुमसे, न गियर बदल पाओगे। और एक चीज़ और हम ध्यानाकर्षण करेंगे आप लोगों का, जो वाहन चालक इस समय गलती कर रहे हैं, जो मैंने जो है रिसर्च किया है। पहले क्या था ना कि वाहन जब चलाते थे लोग, या ट्रेनिंग, मोटर ट्रेनिंग स्कूल में जाओगे वहाँ भी ABC सिखाया जाता है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का तालमेल, और साथ में क्लच है तो गियर है।
तो आजकल तुम लोग भी करते हो, और तुम ही नहीं, ट्रक चालक भी करते हैं, बड़े से बड़े वाहन भी करते हैं। क्या करते हैं कि वो गियर डाउन करना आजकल भूल गए हैं। जिस गियर में है, जिस स्पीड में है, उसी स्पीड में ओवरटेक करते हैं, उसी स्पीड में निकलना चाहते हैं। ये बहुत ही भयानक एक जो है चलन आ गया है। बाइक चला रहे हो, 40-50 की स्पीड में हो और सोचते हो कि बस हैंडल घुमा कर निकल जाए, यानी निर्भरता हो गई है आपकी स्टीयरिंग, हैंडल और एक्सीलेटर पर ज़्यादा निर्भरता हो गई है। ब्रेक, क्लच और गियर से आपकी दूरी हो गई है, और दुर्घटना का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके कोई आगे वाहन है तो आप ब्रेक लगाओ सबसे पहले, और उसके बाद क्लच लो, उसके बाद गियर डाउन करो। अगर ये प्रक्रिया आप निरंतर करोगे, एक्सीडेंट बहुत तुमसे नहीं होगा। आज तक हमसे नहीं हुआ, बहुत पहले से वाहन चला रहा हूँ। क्यों? हमारी आदत में है कि अगर कोई गाड़ी आ गया तो पहले ब्रेक दबाएंगे। अब ब्रेक दबाएंगे, एक तरफ इसको आप लोग अमल करो बराबर, बहुत बढ़िया आदत बनेगी कि कभी क्लच लेके ब्रेक नहीं दबाना है, पहले ब्रेक दबाना है, फिर क्लच लेना है। जब स्पीड डाउन हो जाए तब क्लच लोगे और तब गियर डाउन करो। ना समझी में आप लोग गिरते हो, एक्सीडेंट करते हो, क्लच ले लेते हो, तब ब्रेक दबाते हो। क्लच लोगे ना तो आपके इंजन फ्री हो जाएगा और केवल आपके चक्के पर वो काम करेगा, आपका ब्रेक। और जब आप बिना क्लच के ब्रेक लेते हो तो इंजन भी अपना उसी पावर में है, चल रहा है उसका पिस्टन, और आपका चक्का भी चल रहा है, यानी डबल ब्रेक लगता है उस पर। इंजन पे भी लगता है, उस पर भी लगता है। नई ब्रेकिंग सिस्टम भी आने वाली है। जैसे कि अभी जो ब्रेकिंग सिस्टम है, तो ये पाया गया है कि ये ब्रेकिंग सिस्टम ठीक नहीं है, ऐसे में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। तो अब एक नई ब्रेकिंग प्रणाली और शोध चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, अगले साल तक आ जाएगा कि ब्रेक जो है अगर डिस्क में है, पकड़ेगा, तुरंत छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, 2-3 बार छोड़ पकड़ करके वो आपको बैलेंस कर देगा, है ना। कभी आप ब्रेक लेना 40-50 की स्पीड में, एक बार ब्रेक लेके छोड़ के फिर दबाना, बहुत जल्दी गाड़ी रुकती है। लेकिन ये अभ्यास कर लोगे तब तो आपकी निर्भरता एक्सीलेटर पर कम रहे, आपकी निर्भरता ब्रेक, क्लच और गियर पे होनी चाहिए। ठीक है। एक्सीडेंट किसी भी परिवार के लिए बहुत भयानक होता है। जिस परिवार का एक्सीडेंट में सदस्य चला जाता है, वो परिवार कैसे सरवाइव करता है। कभी आपके आसपास कोई ऐसी फैमिली हो तो उस पर नज़र डाल के देख लेना कि जब वो जिंदा थे तो ये कैसे सरवाइव करते थे और इस समय कैसे हैं। बहुत मुश्किल होता है, एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। एक आपको बनी बनाई व्यवस्था भंग हो जाती है। तो इसलिए रोड एक्सीडेंट में न जाओ। जब भी जाना हो, जब ईश्वर की मर्जी हो, प्राकृतिक रूप से जाइए। ठीक है। ट्रैफिक को लेकर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, पूछो। नहीं हो तो फिर हम समाप्त करें। तो हम यहीं अपना सेशन समाप्त करते हैं और अपेक्षा करेंगे आपसे कि जो चीज़ें बताए हैं आपके सेफ्टी के लिए, उसको आप मानिए, अपनी लाइफ सेव करिए, अपना फ्यूचर सेव करिए और अपने परिवार का और सहारा बनिए, देश को आगे बढ़ाइए। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद। अब एक नई ब्रेकिंग प्रणाली और शोध चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, अगले साल तक आ जाएगा कि ब्रेक जो है अगर डिस्क में है, पकड़ेगा, तुरंत छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, 2-3 बार छोड़ पकड़ करके वो आपको बैलेंस कर देगा, है ना। कभी आप ब्रेक लेना 40-50 की स्पीड में, एक बार ब्रेक लेके छोड़ के फिर दबाना, बहुत जल्दी गाड़ी रुकती है। लेकिन ये अभ्यास कर लोगे तब तो आपकी निर्भरता
एक्सीलेटर पर कम रहे, आपकी निर्भरता ब्रेक, क्लच और गियर पे होनी चाहिए। ठीक है। एक्सीडेंट किसी भी परिवार के लिए बहुत भयानक होता है। जिस परिवार का एक्सीडेंट में सदस्य चला जाता है वो परिवार कैसे सरवाइव करता है। कभी आपके आसपास कोई ऐसी फैमिली हो तो उस पर नज़र डाल के देख लेना कि जब वो जिंदा थे तो ये कैसे सरवाइव करते थे और इस समय कैसे हैं। बहुत मुश्किल होता है, एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। एक आपको बनी बनाई व्यवस्था भंग हो जाती है। तो इसलिए रोड एक्सीडेंट में न जाओ। जब भी जाना हो, जब ईश्वर की मर्जी हो, प्राकृतिक रूप से जाइए। ठीक है। ट्रैफिक को लेकर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, पूछो। नहीं हो तो फिर हम समाप्त करें। तो हम यहीं अपना सेशन समाप्त करते हैं और अपेक्षा करेंगे आपसे कि जो चीज़ें बताए हैं आपके सेफ्टी के लिए उसको आप मानिए, अपनी लाइफ सेव करिए, अपना फ्यूचर सेव करिए और अपने परिवार का और सहारा बनिए, देश को आगे बढ़ाइए। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।